Today we will study class ninth, subject economics, chapter second, people as resource. अब चैप्टर के ओवरव्यू को हम लोग देखते हैं. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. तो people एज अ रिसोर्स जो हैं ऐसे पीपल जिनके पास क्या होती है, प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटी होती है, जो कंट्री के लिए प्रोडक्टिव होते हैं, ऐसे पीपल को रिसोर्स हम कह सकते हैं. Like other resources, the population is also considered as human resource. जिस प्रकार दूसरे रिसोर्सेस होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, लाइक दैट बिल्कुल उसी तरह क्या है, पॉपुलेशन वो भी क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है, उसको भी रिसोर्स माना गया. क्योंकि ह्यूमन बीइंग आल्सो हेल्प्ड मी, ह्यूमन बीइंग हम लोगों की हेल्प करते हैं. जैसे रिक्शा वाला हमें वन प्लेस टू अदर प्लेस क्या है छोड़ता है तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, या कहीं हम जाते हैं तो वहाँ पर किसी न किसी पर्सन की हम हेल्प लेते हैं, तो वो हमारे लिए रिसोर्स होते हैं. तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं टैलेंटेड पर्सन हैं जो क्या करते हैं, अपने स्किल और एबिलिटीज़ के बेसिस पे वो अपना भी डेवलपमेंट करते हैं, कंट्री का भी डेवलपमेंट करते हैं. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, it is called human capital formation. जब क्या होता है, जो ह्यूमन होता है वो क्या होता है, जब वो एजुकेटेड हो जाता है और हेल्दी रहता है, तो वो आगे चलकर वो क्या करता है, कंट्री का एक तरह से कह सकते हैं कि डेवलपमेंट करता है. तो वो क्या होता है, एक तरह से ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल बन जाता है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yields और रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. अब इसमें ये बात हो रही है कि जैसे हम किसी बिजनेस में या किसी चीज़ में हम पैसा लगाते हैं तो उससे हमें फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है. लाइक दिस, जब हम ह्यूमन को क्या करते हैं, उनमें मनी इन्वेस्ट करते हैं. मनी इन्वेस्ट करने का सेंस ये है कि उन्हें एजुकेशन देते हैं, उन्हें स्किल की प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, मेडिकल फैसिलिटी देते हैं ताकि उसका हेल्थ अच्छा रहे, तो आगे जाकर वो क्या है, हमें अच्छा रिटर्न देता है. कैसे कि वो आगे जाकर वो कुछ बन जाता है, कुछ बन जाता है तो अपना भी डेवलपमेंट करता है, कंट्री का भी उसमें डेवलपमेंट होता है. तो वो एक ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में आता है सामने, तो एक तरह से कंट्री का असेट बन जाता है, संपत्ति बन जाता है. आगे हम लोग चलते हैं. ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. Total productivity adds to the growth of the economy. Investment in human resource via education and medical care can give high rates of return in future. Countries like Japan have invested in human resource. अब यहाँ ये कह रहा है इस पैरा में कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या दूसरे जो अदर फिजिकल कैपिटल हैं उनके उन रिसोर्सेज से क्या है, सुपीरियर है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन के पास स्किल है, एबिलिटी है सोचने समझने की, दूसरे रिसोर्स को यूज़ करने की एबिलिटी उसके अंदर है. दूसरे रिसोर्स क्या है, वो खुद यूज़ नहीं होंगे जब तक उनको यूज़ ना किया जाए. तो इस तरह से देखा जाए तो ह्यूमन जो बीइंग है अपने स्किल, अपने नॉलेज के बेसिस पर वो दूसरे रिसोर्सेज को न्यूट्रलाइज करता है. तो इस तरह से वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन बीइंग सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज से. और ऐसे जो स्किल्ड ह्यूमन है
जिनका हेल्थ अच्छा है और जो स्किल्ड है, नॉलेज है उनके उनके पास, तो वो क्या है, वो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। वो कंट्री के इकोनॉमी को कह सकते हैं ग्रोथ के लिए भी क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कंट्री का इकोनॉमी वो मेंटेन करते हैं, एक तरह से ऐड करते हैं। इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की बात जैसे हम कर सकते हैं कि ह्यूमन को क्या किया जाए, किसी भी कंट्री की जो भी पब्लिक है या पीपल हैं, ह्यूमन है, वॉट एवर जो भी कहें, तो उनको अगर हम एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो आगे जाकर एक अच्छे रिसोर्स के फॉर्म में एक फ्यूचर में हाई स्किल्ड मतलब मैन के तौर पर वो सामने आते हैं, जो एक फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न कह सकते हैं कि होता है। कंट्रीज़ जो हैं जैसे जापान है, वो क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स पर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। अब आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। तो देखते हैं हम लोग, द एक्टिविटी इन इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर। जैसे एग्जांपल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो कह सकते हैं एक्टिविटी इन इकोनॉमी, मतलब जो एक्टिविटी है उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो देखते हैं प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मतलब जो लकड़ियां हैं, जंगल की चीज़ें जंगल की हैं उनको यूज़ करना, एनिमल्स हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन, और फिशिंग मछली पकड़ना, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, और माइनिंग, क्वायरिंग, खनन उत्खनन, ये सभी चीज़ें हैं जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में आती हैं। और सेकेंडरी हम लोग देखेंगे, सेकेंडरी इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी को अगर देखते हैं तो इसमें क्या है, गुड्स को रेडी किया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें बस जो है फाइनल गुड जो रेडी किए जाते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वो इस सेक्टर में आते हैं आपका सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड्स ट्रेन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एट्सेट्रा। टर्शियरी सेक्टर में हमारा जो है ट्रेड आ जाएगा, व्यापार, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एट्सेट्रा, मतलब बैंकिंग और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवाएं, बीमा, ये सब आ जाएंगे आपके। हम लोग आगे और चलते हैं, देखते हैं दीज एक्टिविटी टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी हैड 2 पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब इस मतलब कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको 2 टर्म में क्या कर सकते हैं, डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के 2 पार्ट हैं, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट और मार्केट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मार्केट एक्टिविटी देखते हैं पहले, इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन मीन्स होता है पारिश्रमिक, टू एनीवन हु परफॉर्म दैट एग्जाम्पल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। तो मार्केट एक्टिविटी इसमें वो एक्टिविटी होती है जिसमें पीपल क्या करता है, वो या तो सैलरी के लिए, वेतन के लिए, या फिर लाभ के लिए ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन और गुड्स, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जो भी सर्विसेज हैं वो हैं, और इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज भी आती हैं। अब आते हैं हम लोग नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को देखते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजक्शन। जो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है इसमें क्या होता है, हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है,
ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के यूज़ के लिए क्या है ये एक्टिविटी की जाती है। जैसे घर में जो लेडीज़ होती हैं वो घर के सारे काम करती हैं, लेकिन उनको उसके लिए कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती, सैलरी उनको नहीं मिलती है। they can be they can be sorry these can be consumption and processing of primary product and own account production of fixed asset। ये सभी चीज़ें जो है प्राइमरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रोसेसिंग, और जो उनके कह सकते हैं जो खुद के जो लोगों के एसेट होते हैं उस पर ये एक्टिविटी की जाती है खुद के यूज़ के लिए। हम लोग आगे चलते हैं। देयर वॉज अ डिवीज़न ऑफ लेबर, लेबर यहाँ का सेंस है श्रम, बिटवीन मैन एंड वुमेन। मेन वेर पेड फॉर देयर सर्विसेज बट द कंट्रेरी वुमेन वर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज। अब यहाँ पे देखते हैं मैन वुमेन के बीच में तो जो श्रम का विभाजन है, या हाँ श्रम का विभाजन ही कह सकते हैं, तो उसमें मेन जो आदमी जो है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके लिए उसको सैलरी मिलती है, बट वुमेन को उसके लिए सैलरी नहीं मिलती है। एजुकेशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन ने बहुत क्या है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कि किसी पर्सन को क्या है बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने के लिए। मोस्ट वुमेन यूज टू वर्क इन प्लेसेस वेयर देयर वॉज नो जॉब सिक्योरिटी। अब पहले समय में क्या होता था कि वुमेन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होती थी, तो वो क्या है उनको ज़्यादा क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अच्छी जॉब उनको मिल नहीं पाती थी, तो क्या है लो वर्क में ही वो काम करती थी, उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी। इन दिस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम, और इसमें इनकम भी कम होता था, और उसमें कोई कह सकते हैं कि रेगुलर कोई नहीं रहता था जॉब, मतलब जॉब कभी भी जा सकती है। बेसिक फैसिलिटी वर मिसिंग लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। हाउएवर वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन वर पेड हाईली। तो जो मतलब कह सकते हैं कि वुमेन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होती थी, तो उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंगेज होकर अपना काम करना होता था, जिसमें उन्हें उनके जॉब भी इरेगुलर होते थे, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी, कभी भी जॉब छूट सकता था, और उनको मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलता था, और चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मतलब बाकी चीज़ें जो हैं फैसिलिटी हैं वो भी उनको नहीं मिल पाती थी। कुछ वुमेन जो थी बाद में जब वो हाईली एजुकेशन प्राप्त करके जो वुमेन आने लगे तो उनको हाई सैलरी पेड किया जाने लगा जो उस लेवल पे वर्क करती थी। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेट बाय लाइफ expectancy and skill formation acquired by the people of the country. It is ultimately decides the growth rate of the country, and a literate and healthy population वर एन असेट। अब इसमें बात की जा रही है कि जो पॉपुलेशन की क्वालिटी वो डिपेंड करता है लिटरेसी रेट और हेल्थ पर। मतलब कोई भी किसी भी प्लेस की जो जनता है, किसी कंट्री की जो जनता है, तो वो जनता या वहाँ के जो लोग हैं जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, जितने हेल्दी होंगे और वो उतने ही मतलब प्रोडक्टिव हो जाएंगे, उनकी एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो जाएगी, उनका जो एक स्किल फॉर्मेशन है वो भी अच्छा होगा, जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और डिकेड में इट इज़ अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री।
लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन फॉर असेट। और जो लिटरेट मतलब पढ़े लिखे और जो स्वस्थ पॉपुलेशन जो होती है वो एक कंट्री के लिए वो एक असेट की तरह होती है, संपत्ति की तरह होती है। अब देखिए एजुकेशन कैसे अपना रोल प्ले करता है पॉपुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। तो लेट्स सी एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एंड इनहेंस द नेशनल इनकम, cultural richness and increases the efficiency of governance। तो एजुकेशन जो है जैसा कि लाइन से ही क्लियर हो रहा है कि ये कंट्रीब्यूट करता है, ये योगदान करता है सोसाइटी को और आगे ले जाने में, देश के इनकम को बढ़ाने में और कल्चरल और डेवलपमेंट के लिए। इन सभी चीज़ों में क्या है, एफिशिएंस ऑफ गवर्नेंस में ये क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। लिटरेसी इज़ नीडेड फॉर सिटीजन्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड एंजॉय देयर राइट प्रॉपरली। जो शिक्षित जो होते हैं सिटीजन, वो अपनी ड्यूटी को, अपने वर्क को प्रॉपरली फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं और अपने राइट को भी, अधिकारों को भी प्रॉपरली क्या एंजॉय करते हैं। अब हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्टेप लिए हैं। सर्व शिक्षा अभियान विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड in the year 2010 provide elementary education to all children in the age group of 6 to 14 year। तो जो हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान इंट्रोड्यूस कराया जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था, सारे बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष के थे। To encourage attendance and retention of the children and improve their nutritional status, a midday meal scheme was introduced। और मिड डे मील स्कीम को भी इंट्रोड्यूस कराया गया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि बच्चे जो हैं, बच्चों का अटेंडेंस इंक्रीज़ हो गया और उनका मिड डे मील प्रोवाइड करने से उनका हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगा। आफ्टर दिस, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था, द 12 प्लान फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology, distance education, convergence of formal non-formal distance and IT education institution। गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने 12 प्लान में जो हायर एजुकेशन थे उसको भी प्रमोट किया, उसको भी उसके लिए भी स्टेप लिए, जिसमें जो भी जो सिलेबस थे उनमें बहुत सी चीज़ों को जोड़ा गया और वोकेशनल व्यावसायिक कोर्सेज, नेटवर्किंग से रिलेटेड जो कोर्सेज थे, इंफॉर्मेशन आईटी से रिलेटेड जो कोर्सेज थे उनको चलाया। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब दूरस्थ शिक्षा और औपचारिक शिक्षा और नॉन फॉर्मल डिस्टेंस और आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इन सबको क्या किया, इस्टेब्लिश किया, ताकि कह सकते हैं कि पीपल्स का ग्रोथ हो। उनको कह सकते हैं कि नॉलेज के साथ उनको स्किल प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो एक प्रोडक्टिव पीपल बन सकें कंट्री के लिए। अब आते हैं हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर बताते हैं कि पॉपुलेशन का जो हेल्थ है ये कंट्री की कह सकते हैं प्रायोरिटी होती है कि अपने कंट्री के लोगों का क्या किया जाए, हेल्थ अच्छा रखा जाए, हेल्थ स्टेटस को मेंटेन किया जाए, कोई बीमार ना हो। द नेशनल पॉलिसी टू एम्ड एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली हेल्थ welfare and nutritional services, especially for the underprivileged segment of population. India over the last 5 decades has developed its manpower required at primary, secondary and tertiary sector। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कंट्री में जो पीपल्स हैं, पॉपुलेशन है, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल पॉलिसी बनाई है जिसमें मेडिकल कॉलेज को बनाया गया है और जो हेल्थ केयर सेंटर डेवलप किए गए हैं, हेल्थ से रिलेटेड कैंपेन चलाए गए हैं और फैमिली वेलफेयर कह सकते हैं
प्रोग्राम चलाए गए हैं, और कुछ ऐसे भी पॉपुलेशन हैं जो दूर दराज के हैं, उनको भी प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। रूरल और अर्बन एरियाज़ में भी बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर खोले गए हैं, जिससे लोगों का हेल्थ क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो इस तरह देख सकते हैं कि इंडिया ओवर द लास्ट 5 ईयर हैज़ डेवलप्ड मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में क्या किया है इंडिया ने, 5 डिकेड में काफ़ी डेवलपमेंट किया है, मैन पावर को काफ़ी बढ़ाया है। एक तरह से देखा जाए तो ये बात कही जा रही है। ऑन एम्प्लॉयमेंट in India, we have unemployment in rural and urban areas. Though the nature of unemployment differ in rural and urban areas. इंडिया में जो है अब हम देखें, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक तरह से देखा जाए तो एक ग्रामीण है और एक शहरी एरिया के जो हैं शहरी एरिया की बेरोजगारी है, एक तरह से कह सकते हैं। The nature of अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो अगर नेचर के बेसिस पे देखा जाए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज़ के दोनों अलग अलग हैं। रूरल एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन रूरल एरियाज अनएम्प्लॉयमेंट वॉज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड। तो जो रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 2 तरह के हैं, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड। एंड इन अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज़ के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वॉज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज़ में जो शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग हैं वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैं, मतलब शिक्षित बेरोजगार हैं। तो हम लोग देखते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occurred when people were not able to find job during a few particular month of the year। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि जो मज़दूर होते हैं पूरे साल वो क्या होते हैं, उनके पास काम नहीं रहता है। साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें वो क्या होते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। जैसे जब खेती का टाइम होता है तो जो किसान मज़दूर होते हैं तो वो कटाई करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जिसमें वो क्या होते हैं, बारिश का मौसम आता है और कुछ सीजन चेंज होता है तो उसमें वो फ्री रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का, इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें देखते हैं इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें जो बेरोजगार पर्सन होता है वो देखने में क्या है, वो देखने में लगता है वो एम्प्लॉयड है, बट वो एक तरह से अनएम्प्लॉय ही होता है। क्यों? क्योंकि उसको काम के बदले उसको सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती है। जैसे एक किसान का घर है और 8 मेंबर है, उसके पास ज़मीन है जिसमें 5 लोग अगर खेती करें तो वो आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन घर में 8 मेंबर है तो 8 के 8 लोग क्या हैं, सब मिलकर उस खेत में काम करते हैं तो 5 लोगों के लिए सफिशियंट है। बट 8 लोग वर्क कर रहे हैं तो 3 लोग जो एक्स्ट्रा हैं उसमें वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनको वो 3 जो उसमें काम कर रहे हैं उसके लिए उनको सैलरी प्रोवाइड नहीं होती है। अब आते हैं जो अर्बन एरियाज़ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो देखते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बिकम अ कॉमन फिनोमेना इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स टेंड टू increase economic overload has a detrimental impact on the overall growth of an economy. In India, statistically, the unemployment rate is low। तो कह सकते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक तरह से क्या होता है, लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर। ये मैन पावर का कह सकते हैं वेस्टेज होता है, मतलब उनका अगर वो
कोई जॉब या रोज़गार नहीं कर रहे हैं तो वो उनका जो श्रम है वो वेस्ट हो रहा है और वो कंट्री के लिए बर्डन बन जाते हैं और इससे इकॉनमी पर ओवरलोड होता है। घर में ऐसे बेरोज़गार लोग हैं तो घर के जो बाकी कमाने वाले या मनी अर्न करने वाले लोग हैं तो उन लोगों पर ये लोग बर्डन हो जाते हैं एक तरह से, और ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से बर्डन की तरह हो जाते हैं। ओवरलोड हैज़ अ डिटर्मिनेंट इम्पैक्ट ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। और इसका क्या है, बेरोजगार बेरोजगार ज़्यादा अगर लोग रहते तो उससे कंट्री के इकोनॉमी पर भी क्या है, बहुत फ़र्क पड़ता है। इन इंडिया स्टैटिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज, इंडिया में अगर स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो अभी भी जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो काफ़ी कम है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इन द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज करेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है वो सेल्फ कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब लोग उसमें खुद ही क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर ऑफ द कंट्री, सॉरी इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है ये सब बहुत ज़्यादा क्या है, लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर है इकोनॉमी का, मतलब इसमें बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकते हैं। ये ऐसा सेक्टर है जो है, जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा। बट इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन अब जो हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो जो प्राइमरी सेक्टर पर जो लोगों का कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग इंगेज है उसमें वर्क कर रहे हैं, वो अब धीरे धीरे कम हुए हैं। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू आइदर द सेकेंडरी और टर्सरी। अब हुआ क्या है कि जो लोग प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे थे, अब वो लोगों ने क्या किया है कि वो सेकेंडरी सेक्टर को या टर्सरी सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाज द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग। अब हम सेकेंडरी के सेक्टर में देखेंगे तो स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे लेबर क्या हैं, वर्क करते हैं। इसमें ये काफ़ी कह सकते हैं कि लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर है जो हमारा सेकेंडरी वाला है। इन केस ऑफ टर्सरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपेयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो अब टर्सरी सेक्टर में भी क्या है, बहुत सारे नए सर्विसेज सेवाएं क्या है अब जुड़ गए हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, आई आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग आईटी कहते हैं, और भी बहुत से हैं जिसमें बहुत से लोग जो हैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसमें अपना वर्क कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।